हर हर महादेव मित्रों। मैं आचार्य ऋषिराज एक बार फिर से परिजात एस्ट्रो वर्ल्ड की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, उसके बारे में। क्यों चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में इतना जरूरी हो जाता है कि उससे बनने वाले योग, महायोग, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर हम चंद्रमा की विषय और उसके चरित्र की बात करें तो गुरु और शनि के सामने बेहद होना है। यहाँ तक कि जिस ग्रह पे हम रहते हैं पृथ्वी, उसमें भी बहुत छोटा सा एक सौरमंडल का ग्रह माना जाता है। जैसा कि आपने विज्ञान की किताबों में पढ़ा ही होगा कि मानव शरीर की रचना जब भगवान ने की थी तो उसमें 75 से 80% पानी की संख्या है, पानी रहता है मनुष्य की शरीर में। और बेहद नजदीक होने के कारण चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण से उस पानी को कंट्रोल कर लेता है। आपने सुना होगा हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा आते हैं, और जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस दिन समुद्र में लहरों की गतिविधियां आमूमन आम दिन के मुकाबले ज्यादा रहती है। उसी प्रकार से मानव शरीर में भी जो जल है उसको चंद्रमा रेगुलेट कर सकता है, उस पर नियंत्रण रख सकता है। तो इसी प्रकार मानव की भावनाएं, मानव का मानव का किसी भावना पे जो रिएक्ट करने का एक तरीका रहता है, मानव का मन, मानव की माता, किसी भी इंसान की माता के साथ जो उसके रिश्ते रहते हैं, मानसिक स्थिति, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो जातक बड़े से बड़े बहुत आने वाली एक बुरा दशा, जैसे किसी छिद्र ग्रह की दशा आती है या एक मुश्किल टाइम आता है, अगर मानव का मन मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, तो उसको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है, उसको झेल सकता है। और यदि चंद्रमा कमजोर है तो मानव छोटी से छोटी परेशानी में भी विचलित हो जाता है, उसको उसका उपाय ढूंढना पड़ता है, लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, लोगों पर निर्भर करना पड़ता है। तो यह रोल चंद्रमा का रहता है। यह कारण है कि चंद्रमा अति महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि मजबूत चंद्रमा होते हुए अगर इंसान किसी विपरीत परिस्थिति में पड़ता है तब भी वो उससे उभर के निकल सकता है। और अच्छे से अच्छे योग होते हुए भी अगर चंद्रमा कमजोर है तो वो उन योगों का लाभ नहीं उठा पाता। वो हमेशा दूसरों के निर्णय पे निर्भर करता है, लोगों से पूछता रहता है निर्णय लूं ना लूं, और उसी में वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आदमी से मिस हो जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है चंद्रमा। अगर बात करी जाए चंद्रमा की राशि की तो वह कर्क राशि को रूल करते हैं। केवल एक ही राशि का आधिपत्य उनके पास है, चंद्रमा के पास। और उसके अलावा चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग हैं जिसके बारे में आइए हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहला और सबसे सुप्रसिद्ध योग गज केसरी योग है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विद्वानों से सुना होगा कि XYZ की कुंडली में गज केसरी योग है, या इस जातक की कुंडली में गज केसरी योग है, जिस वजह से इतना प्रसिद्ध है। तो गज केसरी योग में क्या रहता है कि जब गुरु या चंद्र एक दूसरे से केंद्र भाव में होते हैं, यानी कि या तो एक साथ युति कर रहे हो तब वो पहला भाव माना जाता है, या फिर चौथे भाव में, या फिर सातवें भाव में, या फिर 10वें भाव में। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से युति करते हैं, क्योंकि मानिए गुरु एक हीलर प्लेनेट है, गुरु कभी भी किसी का अहित करना नहीं चाहते। गुरु एक हीलिंग प्लेनेट है, गुरु हीलर है। गुरु अच्छे अच्छों को आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते हैं। गुरु का काम ही रहता है आशीर्वाद देना, लोगों की सहायता करना, लोगों को किसी भी तकलीफ से उभारना, ठंडक प्रदान करना, यह गुरु का काम रहता है। और उसके साथ जब चंद्र जैसा ठंडा प्लेनेट बैठता है, शीतल प्लेनेट बैठता है, युति करता है, तो वह जातक को बहुत ऊंचाइयां देने में सक्षम है। इसको गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है। और
सबसे ज्यादा प्रसिद्ध योगों में से एक योग गजकेसरी योग है। बहुत लोगों की कुंडली में देखा गया है और उसको वो तभी निभा पाते हैं जब पूर्ण ईमानदारी या पूर्ण अपनी श्रद्धा या ईमानदारी या अपने बल पे काम करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को मजबूत रखते हैं, अपनी विल पावर को मजबूत रखते हैं, तो गज केसरी योग का लाभ उठा पाते हैं और मेहनत के दम पे, ईमानदारी के दम पे जातक को अति उत्तम परिणाम देने में सक्षम रहता है। दूसरे योग की बात करें तो चंद्रमा से बनने वाला दूसरा महत्वपूर्ण योग है सुनफा योग। सुनफा योग में जब भी चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य को छोड़ के कोई और ग्रह बैठेगा, आई रिपीट, चंद्रमा से द्वितीय भाव में कुंडली जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, और जब भी चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य को छोड़ के कोई और ग्रह बैठेगा, इसमें हम राहु केतु को भी शामिल नहीं करते, राहु केतु को ग्रह नहीं माना जाता है, छाया ग्रह रहते हैं। जब हम राहु केतु को छोड़ के और सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई ग्रह बैठता है तो यह सुनफा योग कहलाता है, जिसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई ग्रह अगर बैठे तो यह सुनफा योग का निर्माण करते हैं। यह भी जातक के लिए अति शुभ बताया गया है। तीसरा योग चंद्रमा से बनने वाला कहलाता है अनफा योग। इसमें भी चंद्रमा से एक ग्रह एक भाव पीछे यानी कि 12वें भाव में अगर कोई ग्रह, वो भी सूर्य को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठता है तो यह अनफा योग कहलाता है। यह भी चंद्रमा को शुभ फल प्रदान करता है, जातक को शुभ फल मिलते हैं इससे, चंद्रमा बली रहता है इससे। और इसमें भी हम कंसीडर कर सकते हैं मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को। यह अनफा योग का निर्माण करता है। अब चंद्रमा से बनने वाले चौथे योग की बात करते हैं। इसमें भी चंद्रमा जिस भाव में स्थित है उससे द्वितीय भाव या द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह बैठते हैं सूर्य के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस योग में हम सूर्य और राहु केतु को विचार नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई ग्रह बैठते हैं यानी गुरु, बुध, शुक्र, मंगल विराजमान होते हैं तो यह चौथा योग बनाते हैं, जिसका नाम दुर्धरा योग है। यह चंद्रमा से बनने वाला चौथा बहुत महत्वपूर्ण योग है, जिसमें चंद्रमा को बल प्रदान करता है और जातक को चंद्रमा के लाभ प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले पांचवें योग की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योग है। आपने अमूमन पुरोहित जी से, पंडित जी से सुना होगा कि जातक की कुंडली में तो केंद्रुम योग है। केंद्रुम योग एक ऐसा योग है जिसमें जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उससे ना तो द्वितीय भाव में और ना ही द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठता है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से आगे ग्रह और चंद्रमा से पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा। माफ कीजिएगा, मैंने ग्रह बोला, यह भाव की बात है। चंद्रमा से अगले भाव में और पिछले भाव में कोई भी ग्रह अगर नहीं बैठता तो इसको हम केंद्रुम योग बोलते हैं। यह के चंद्रमा से बनने वाला सबसे अशुभ योग माना जाता है। इसमें जातक को भ्रमता रहती है, मन में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है, हमेशा दूसरों के अप्रूवल लेने का जातक प्रयास करता है, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता, भ्रमित रहता है, नेगेटिव माइंड रहता है उसका, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होते हैं उसके, ठीक है। और इस योग का नष्ट कैसे होता है, ये भंग कैसे होता है योग, जब किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो तब यह योग भंग माना जाता है। अमूमन कई ज्योतिषाचार्य, कई पुरोहित जी इस को भंग नहीं मानते, अगर बन गया तो बन गया। परंतु वैदिक ज्योतिष में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है, उन्होंने बताया है कि अगर किसी भी शुभ ग्रह की या किसी भी ग्रह की अमूमन इस पे दृष्टि पड़ती है तो यह योग भंग माना जाता है, यह एक अशुभ योग है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले छठे महत्वपूर्ण योग की, जो कि चंद्रमा से दशम भाव में अगर कोई ग्रह विराजमान है
चंद्रमा को पहला भाव मानते हुए, जहां चंद्रमा विराजित है कुंडली में, उस भाव को पहला भाव मानते हुए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें और 10 पे पहुंचे, वहां पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो इसको अम्ला योग बोला जाता है। यह भी शुभ माना जाता है। कर्म के आधार पर ये अति शुभ योग है। कुंडली में इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं जातक को, और चंद्रमा को मजबूत करने में यह काफी सक्षम रहता है। 7वें योग की बात करें तो एक शकट योग नाम से योग हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में बताया गया है, जिसमें जब भी चंद्रमा से 6ठे और 8वें भाव में, जिस भाव में चंद्रमा है उससे शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे और 6 पे या 8 पे गुरु विद्यमान होते हैं, गुरु बैठते हैं, तब यह शकट योग हो जाता है। जैसे कि बताया गजकेसरी योग में केंद्र में जब चंद्रमा से गुरु बैठते हैं तब वह गजकेसरी योग होता है, जो कि बहुत शुभ होता है। परंतु जब 6ठे और 8वें भाव में गुरु बैठते हैं तो यह शकट योग कहलाता है, और यह चंद्रमा को कमजोर करने का काम करता है कुंडली में, और इसके शुभ परिणाम नहीं देखे जाते। जातक को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, जातक को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मन में भ्रम की स्थिति रहती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रहती, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। शकट योग के ये कुछ उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चंद्रमा से बनने वाले 8वें योग की, जिसका नाम है अधि योग। जब चंद्रमा से षष्टम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो, कोई भी शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र, बुध, गुरु चंद्रमा से 6ठे, 8वें या द्वादश भाव में विराजित हो, तब यह एक अधि योग का निर्माण करते हैं। यह भी शुभ ग्रह की तरह ही शुभ परिणाम देने में सक्षम है, और इसका लाभ जातक अपने दशा महादशा में, प्रत्यंतर अंतर दशा में देख सकता है। तो आज हमने चर्चा की चंद्रमा से बनने वाले कुछ विशेष योग की। आने वाली सीरीज में हम लेकर आते रहेंगे अलग अलग ग्रहों से बनने वाले महायोगों की। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वेदों में विभिन्न प्रकार के तकरीबन 200 से 250 ऐसे योग बताए गए हैं जो कि मानव जाति की कुंडलियों में पाए जाते हैं। उन्होंने इनका विवरण किया हुआ है, उन्होंने इनके परिणाम बताए गए हैं। तो इतना महान हमारा ज्योतिष शास्त्र है। आप लोगों से निवेदन यही है कि जुड़े रहिएगा, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कुंडली परामर्श चाहता है तो पेज के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं। बहुत ही सेवा भाव से हम यह कार्य कर रहे हैं और मानव जाति के कल्याण में लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव, जय हिंद।